हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। अब इस आज की पर्टिकुलर क्लास में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन यहाँ पे मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद द CO2 फ्रॉम टिश्यू। ओके, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे और टिश्यू से CO2 लेंगे, उसी के एक्सचेंज को हम ब्रीदिंग कहते हैं। और जो हमारी पर्टिकुलर रेस्पिरेशन होती है वो कोई नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं होती। रेस्पिरेशन में हम इसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और इसके थ्रू ग्लाइकोलिसिस वगैरह जैसी प्रोसेस भी होती है बॉडी में, जो एनर्जी प्रोवाइड का भी काम करती है। अब रेस्पिरेशन जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होगी हमारी पेयर्स ऑफ नॉस्ट्रिल से, मतलब हमारे नाक से। नॉस्ट्रिल से नेजोफेरिंग चेम्बर पे, मतलब एक चेम्बर होता है नेजोफेरिंग थोड़ा ऊपर की तरफ नाक में, फिर वहां से लैरिंग्स जाएंगी जिसके ऊपर एपिग्लॉटिस भी लगा होता है। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, फिर फेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर राइट लेफ्ट ब्रोंकिया में चेंज हो जाएंगी। ये ब्रोंकिया से हमारा लंग शुरू हो जाता है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, थर्ड टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स और एल्वियोली में ये लास्ट में पहुंच जाएंगी। अब यहाँ पे एल्वियोली, ब्रोंकिया, ब्रोंकियल्स ये सब लंग बनाते हैं। लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चेंबर, ये भी आपको याद रखने की पूरी पूरी जरूरत है। अब जो हमारी ब्रीदिंग है वो है इनहेलेशन और मतलब इनहेलेशन एक्सपीरेशन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब जो इंस्पिरेशन होता है ये तब होता है जब प्रेशर इन द लंग इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक्सपिरेशन इसका अपोजिट हुआ, ये इंस्पिरेशन था, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा डायफ्रैग्म होता है और एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ द रिब्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं इस पर्टिकुलर ग्रेडियंट को बनाने के लिए, जो प्रेशर ग्रेडियंट हमारे चेस्ट में बनता है। अब इंस्पिरेशन में क्या होता है कि डायफ्रैग्म हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट होने से थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी होता है, जो रिब केज को ऊपर लिफ्ट करता है, जिसकी वजह से भी फिर से वॉल्यूम इंक्रीज होती है। अब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो पल्मोनरी प्रेशर वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज, मतलब प्रेशर ओवरऑल यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब पल्मोनरी व्हेन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, है ना, तो इंटरपल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर दस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ओके, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब पल्मोनरी वैल्यू वॉल्यूम डिक्रीज होती है तो इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में कम हो जाता है, उसी की वजह से गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। अब फिर आती है बारी एक्सपीरेशन की। तो एक्सपीरेशन इज द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रैगम एंड इंटरकोस्टल मसल्स विच ओके, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रैगम। जो हमारा डायफ्रैगम इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रिलैक्स हो जाएगा और जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स थी वो भी अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाती हैं डायफ्रैगम के साथ, और स्टर्नम डायफ्रैगम दोनों अपनी नॉर्मल पोजीशन वापस आ जाएंगे। इससे क्या होता है, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम रिड्यूस हो जाती है, पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस होगी और इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा टू स्लाइटली अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर उसकी वजह से एक्सपल्शन फ्रॉम एयर हो जाता है। ओके, फिर आपको थोड़ी सी कंपोजिशन ऑफ एयर बता दो, जैसे 21% ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और 79% नाइट्रोजन होती है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो नाइट्रोजन हमारे जब हम एयर एक्सेल करते हैं उसमें भी सेम ही अमाउंट का नाइट्रोजन है, क्योंकि ये हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। और यहाँ पे ऑक्सीजन आप ध्यान दीजिए, अगर हम 21% इनहेल करते हैं तो जब हम एक्सहेल करेंगे तो 16% वो वापस आएगी। और जो हमारे CO2 है, क्योंकि हम टिश्यू से एयर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ लंग्स से थ्रू नॉस्ट्रिल्स में से बाहर निकालेंगे तो वहाँ पे 4% कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जिसके साथ सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ H2O भी मिलेंगे, जो कि मॉइस्ट एयर के फॉर्म में आपको मिलेंगे। अब हम बात कर लेंगे कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की। अब सबसे पहली है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, जैसे हम सांस लेते हैं, जो हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं उसमें हम एक ब्रीथ में चाहे इनहेल करें चाहे एक्सहेल करें 500 ml अप टू हम एक बार में इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं। और अगर एक इंसान, एक नॉर्मल एडल्ट जो है, तो वो एक मिनट में नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल 6000 टू 8000 ml करता है। मतलब आप लगा लीजिए कि 6 टू 8 लीटर एक मिनट में वो इनहेल एक्सहेल कर सकता है। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है डीप इनहेलेशन, फोर्सिबल इनहेलेशन। जब वो जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं उसके बाद जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हैं, अंदर की तरफ ले सकते हैं, उसे ही हम रिजर्व इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे, और वो 3100 ml के आसपास होती है। फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व है डीप एक्सहेलेशन। नॉर्मल ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, एक्सपायर किया हमने, उसके बाद जो हम ब्रीथ आउट एक्स्ट्रा एयर कर सकते हैं वो हुई हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो होती है 1100 ml। अब रेजिडुअल वॉल्यूम इज द एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब डीप इनहेलेशन के बाद, मेरे ख्याल से एक्सहेलेशन के बाद। डीप हम जब एक्सहेल करेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बचेगी वो है
1100 to 1200 ml। फिर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल हमने ली और इनहेलेशन भी उसमें ऐड कर दी, तो मतलब जैसे हमने नॉर्मल सांस ली उसमें ऐड करना है जो हम उसी के साथ डीप ब्रीथ अगर उसके साथ करेंगे तो वो होती है 3600 ml पे। फिर आती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अभी टाइडल वॉल्यूम के साथ मतलब हमने नॉर्मल एक्सहेलेशन की, उसके साथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जो हमने एक्स्ट्रा डीपली पुश आउट किया एयर को, तो वो टोटल हो जाएगी 1700 ml। 500 टाइडल वॉल्यूम की और 1100 एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। फिर आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम आएगी। इसको हम फंक्शनल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इसलिए बोलते हैं जब हम नॉर्मली कुछ एयर एक्सपायर बाहर निकालते हैं, उसके बाद निकालने के बाद जो हमारे लंग्स में बची हुई एयर है वो होगी पहले तो हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कहाँ गई, ये है। मतलब डीप एक्सेलेशन में हम 1100 निकाल सकते हैं और रेजिडुअल वॉल्यूम की जो लंग्स में बची ही रहती है वो उनको प्लस करके हमारी ये वैल्यू आ जाती है। ओके फिर आती है वाइटल कैपेसिटी। अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। ओके तो इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाती है 4800 ml तक हो जाएगी। और टोटल लंग कैपेसिटी में जो ऊपर की चार मैंने आपको बताया, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सब कंबाइन होकर आ जाएंगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे बॉडी डिटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ CO2 O2। ओके अगर CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है देन बॉडी का पीएच डिक्रीज कर जाएगा एंड ब्रेन गेट सिग्नल टू इंक्रीज ऑक्सीजन एंड पीएच एज वेल। ओके क्योंकि पीएच यहाँ पे CO2 की वजह से डिक्रीज हो रहा है, समझिए इस बात को। तो उस वजह से हमें पीएच इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ब्रेन सिग्नल देगा ताकि वो बैलेंस मेंटेन रहे और हमारा जो बॉडी है वो न्यूट्रल बनी रहे। फिर नर्वस सिस्टम सेंड सिग्नल्स टू इंक्रीज ब्रीदिंग, थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड्स फास्ट। अब नर्वस सिस्टम जब सिग्नल देगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगी। ओके अब CO2 इज मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ HCO3। ओके ये है, अब यहाँ पे CO2 जब हम रेड ब्लड सेल में जाती है तो वाटर से कंबाइन होके ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है जो इसको रिवर्सिबली H2CO3 में कन्वर्ट करता है और HCO3 बाइकार्बोनेट में भी कन्वर्ट करेगा। तो यही बाइकार्बोनेट कभी कभी एक्ट करता है एज अ बफर और इस फॉर्म में CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है O2 CO2 एक्चुअली हीमोग्लोबिन के थ्रू होगा। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है और टेट्रामेरिक इन नेचर होता है। टेट्रामेरिक मतलब 4 सब यूनिट से मिलके बना होता है। अभी जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है, टेंस स्टेट और रिलैक्स्ड स्टेट। टेंस स्टेट में कन्फर्मेशंस नॉट फेवरेबल फॉर O2 बाइंडिंग, मतलब जब हमारा, समझिए इस बात को, अगर हमारे बॉडी को जो मेन जरूरत है वो है ऑक्सीजन की, और अगर हमारा हीमोग्लोबिन ही टेंस होगा तो वो ऑक्सीजन से बाइंड उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, जबकि अगर वो रिलैक्स्ड होगा तो ऑक्सीजन से अच्छे से बाइंड कर पाएगा। ऐसे आप देख लीजिए। अब O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में रिवर्सिबली बाइंड होता है। मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, तो 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट होती है। अब इनके साथ ऑक्सीजन बाइंड होते हैं। ओके तो दे बाइंड कोऑपरेटिवली, मतलब किसी एक के साथ अगर बाइंड हुआ तो उसको देख में ये भी बाइंड हो गया, ये भी बाइंड हो गया, ये भी बाइंड हो गया। ऐसे ये HbO4 मॉलिक्यूल बनाता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ये देख लेंगे कि जो हमारे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन और वो पार्शियल प्रेशर के साथ कैसे चलती है। यहाँ पे मैंने 100 mg बनाया है जहां से ये स्टेशनरी में शिफ्ट करेगा। तो अगर ये जो मैंने सेंटर में ब्लैक लाइन यहाँ पे शो की है, अगर ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है तो हमें बेसिकली उसे इंक्रीज करना है, तो हमारी सैचुरेशन लेफ्ट की तरफ को जानी चाहिए। तो लेफ्ट शिफ्ट इसे करने के लिए हमें PO2 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो H पॉजिटिव भी कम होंगे और लो टेम्परेचर होगा और लो 2-DPG डाइफॉस्फोग्लिसरेट होगा। तो उस केस में ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब लेफ्ट शिफ्ट लेगा। और राइट शिफ्ट में इन्हीं सब कंडीशन का अपोजिट होगा, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। अब इसके बाद क्या होता है कि जब CO2 बाइंड टू हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ओके कार्बन डाइऑक्साइड जो बाइंड होगी वो हीमोग्लोबिन से जब बाइंड होगी तो उसे हम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे, जो 20 to 25% फॉर्म में आपको मिल जाती है। जब PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होता है टिश्यू में, तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगा एल्वियोलाई में, तो डिसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगी इन लंग्स। ओके
टिश्यू में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएट कर रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन एसोसिएट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, और एल्वियोलाई में PO2 वो डिसोशिएट कर जाएगा क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है। ओके, तो एवरी 100 ml ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ एल्वियो CO2 टू एल्वियोलाई, मतलब 100 ml में से 4 ml CO2 एल्वियोलाई में डिपॉजिट हो रहा है। अब इसकी रेगुलेशन में, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में नर्वस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब रेगुलेशन में मैं सीधा आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, यहाँ बॉटम में जो मैंने ऑक्सीजन लिखा है, हैज नो सिग्निफिकेंट रोल या फिर हैव इनसिग्निफिकेंट, मतलब इसका स्पेशली कोई रोल नहीं होता है रेस्पिरेटरी रिदम या उसे कंट्रोल करने में। स्पेशली रोल होता है CO2 और H पॉजिटिव आयन का। तो स्पेशलाइज सेंटर इन द मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरी रेगुलेशन। तो हमारे ब्रेन में, कहाँ गया ये, हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होते हैं जहाँ पे प्राइमरी रेगुलेशंस मिलती है। अब पॉन्स मेडुला में क्या होगा कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं जो मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। अब पॉन्स मेडुला में जो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर होंगे, ये क्या करेंगे, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब ये एक तरह से आपकी रेस्पिरेशन में कामनेस लाते हैं ताकि आप शांति से सांस लेते रहें। ठीक है, अब रिसेप्टर्स इन ऑर्टिक आर्च कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज द चेंज इन H पॉजिटिव एंड CO2। ठीक है, ये रिसेप्टर्स भी रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो क्या क्या हेल्प किया, एक रिदम सेंटर, पॉन्स मेडुला और रिसेप्टर्स इन ऑर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। ओके, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, O2 CO2 और H पॉजिटिव का मेन रोल है। अब हम सीधे डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं डिसऑर्डर साथ साथ में डिस्कस करने की कोशिश किया करूंगा। तो इसमें है सबसे पहले अस्थमा। अस्थमा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इंडियंस में भी बहुत पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी चेस्ट होती है, मतलब हमारे लंग्स होते हैं, उसमें वीजिंग साउंड आती है, ऐसा लग रहा है जैसे सीटी बज रही है ना। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, ये होती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ओके, अब ब्रोंकियोल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कोई भी ब्रोंकियोल हो सकते हैं, सब भी अफेक्ट हो सकते हैं। दोनों, किसी किसी केस में सिर्फ ब्रोंकाई अफेक्टेड होता है, किसी किसी केस में ब्रोंकियोल्स अफेक्टेड होते हैं, किसी केस में दोनों अफेक्टेड होते हैं। दूसरी हम बात करेंगे एम्फेसीमा की। इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, एम्फेसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर जहां पे एल्वियोलाई वॉल्स आर डैमेज्ड, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाता है। आप खुद ये सोचिए कि अगर हमारे एल्वियोलाई, जो सैक हमारा होता है, लेट्स ड्रॉ इट, जो हमारा एल्वियोलाई सैक होता है, सपोज यहाँ पे वो डैमेज हो गया। अब देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन CO2 का डिसोसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है ना, पर अब ये पर्टिकुलर एरिया तो डैमेज है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी डिक्रीज होने की वजह से ये, इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे एम्फेसीमा, और ये सिगरेट स्मोकिंग के कारण ये चीज हो सकती है। तो प्लीज ना पिए, अपने लिए तो सिगरेट स्मोकिंग हार्मफुल है ही और दूसरों के लिए ज्यादा है। अब उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। ये है, ये स्पेशली इंडस्ट्रीज में आपको पाया जाएगा, वो भी उनमें जहाँ पे ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा धूल उड़ने के कारण बॉडी कैन नॉट फुली कोप अप विद द डस्ट। तो इतनी डस्ट जब लंग्स के साथ एक्सपोजर करेगी तो उसमें फिब्रोसिस होने के चांस है, और फिब्रोसिस का मतलब सीरियस लंग डैमेज। इसी के साथ मैं चलता हूँ, थैंक यू वेरी मच।